नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सरोवर झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। ऑप्शन है आपका पहला सिंघाड़ा, बी हाइड्रिला, ऑप्शन सी जलकुंभी, ऑप्शन डी नागफनी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जलकुंभी। जलकुंभी क्या है, सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करती है। ठीक है, अगला है कि वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। ऑप्शन है आपका पहला जीवाणु, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी मांस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बी लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, वनों के पेड़ों के छाले पे लाइकेन उगे मिलते हैं। ठीक है, अगला है हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई थी। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन पहला है लेमना, ऑप्शन बी हाइड्रिला, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी जलकुंभी। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जलकुंभी। हुसैन सागर झील जलकुंभी के कारण नष्ट हो गई थी। ठीक है, अगला है मरुस्थल में उगने वाले पौधों क्या कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। पहला है मोजोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी जीरोफाइट, ऑप्शन डी हेलोफाइट। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा जीरोफाइट। जीरोफाइट मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, अगला है पांचवा प्रश्न है पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला आपका बालू, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी बजरी। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दोमट मिट्टी पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अगला है ऑप्शन प्रश्न 6 निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। ऑप्शन है आपका पहला प्रकाश, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी मृदा जल। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा। वर्षा क्या है, किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है क्या, वर्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न क्या है पौधे के किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल, क्रिस्टलीय जल। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा केशिका जल। ठीक है, केशिका जल। अगला है प्रश्न 8 मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। ऑप्शन है आपका पहला मांसल, शाकीय, पर्वतीय या पराभिवृत्तीय। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा मांसल। ठीक है, मांसल मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9 घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला सीधा, दूसरा उल्टा, तीसरा दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से दोनों। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा घास स्थलीय पारितंत्र संख्या का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10 पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सदैव उल्टा, ऑप्शन बी सदैव सीधा, ऑप्शन सी पहले उल्टा बाद में सीधा, ऑप्शन डी किसी भी प्रकार का नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सदैव सीधा। पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11 एक तालाब के पारतंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। एक तालाब के पारतंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। ऑप्शन है आपका पहला सीधा,
ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा सीधा, ऑप्शन डी किसी प्रकार का। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है, उल्टा। एक तालव्य पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। घास स्थलीय तथा वन पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। घास स्थलीय तथा वन पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन पहला सदैव उल्टा, ऑप्शन बी सदैव सीधा, ऑप्शन सी कभी उल्टा कभी सीधा, ऑप्शन डी सभी प्रकार का। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सदैव सीधा। सदैव सीधा। घास स्थलीय तथा वन पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड क्या होता है? सदैव सीधा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय, त्रिदिशीय। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक दिशीय। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 प्रश्न क्या कह रहा है? एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा 90%। 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन बी ओडम ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन डी टांसले ने। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है 16। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा है आत्पोद्भिद, छायारागी, मरुद्भिद, शैलोद्भिद। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आत्पोद्भिद कहते हैं, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को आत्पोद्भिद कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। वहाँ कैसे वन होते हैं? ऑप्शन ए सदाहरित वन, दृढ़पर्णी वन, घास वन, मरुस्थल वन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सदाहरित वन। सदाहरित वन, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं सदाहरित वन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन मिलते हैं। जहाँ ग्रीष्म में भारी वर्षा हो और शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन मिलते हैं। ऑप्शन ए है सदाहरित वन, ऑप्शन बी दृढ़पर्णी वन, ऑप्शन सी घास वन, ऑप्शन डी मरुस्थल वन। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका घास वन। जहाँ पर ग्रीष्म में भारी और शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ घास वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों आदियों का होना पाया जाता है, किस मंडल में सब होता है? तो ये है ऑप्शन आपका समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ऑप्शन बी। क्षोभ मंडल में बादल का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों आदियों का होना पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20। लवड़ी मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। लवड़ी मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। ऑप्शन हमारा पहला है हेलोफाइट, ऑप्शन बी ऑक्सिलोफाइट, ऑप्शन सी कैज्मोफाइट, ऑप्शन डी लिथोफाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। लवड़ी मृदा में उगने वाले पादपों को हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी ह्यूमस, ऑप्शन सी मृदा जनन, ऑप्शन डी जल योजन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी मृदा जनन। मृदा परिवर्धन को मृदा जनन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
प्रश्न नंबर 22, बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। ऑप्शन ए ऊपरी स्तर में, ऑप्शन बी तल स्तर में, ऑप्शन सी मध्य स्तर में, ऑप्शन डी तीनों स्तरों में एक समान होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऊपरी स्तर में। बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, दृढ़ पहाड़ी वन क्षेत्रों की विशेषता है। दृढ़ पहाड़ी वन क्षेत्रों की विशेषता है। ऑप्शन पहला हमारा पूरे वर्ष भारी वर्षा, ऑप्शन बी शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु में भारी और शरद ऋतु में कम वर्षा, ऑप्शन डी हमारा पूरे वर्ष में कम वर्षा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शरद ऋतु में भारी वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन है सुपोषी, कुपोषी, दोमट, बलुई। ठीक है, तो इस क्या कहते हैं इसे है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा सुपोषी, सुपोषी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा ह्यूमस, ह्यूमिक, सम्मिश्र, डफ, करकट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ह्यूमस। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऑप्शन है ए संस्तर, ऑप्शन बी संस्तर, ऑप्शन सी आर संस्तर, ऑप्शन डी ओ संस्तर। ठीक है, तो इसमें है हमारा आंसर डी ओ संस्तर। मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, किसमें, ओ संस्तर में। ठीक है, अगला प्रश्न है उपजाऊ लोह मृदा में बालू और मृत का आदर्श अनुपात होता है, कितना होता है। ऑप्शन ए है 85% बालू प्लस 15% मृतिका, ऑप्शन बी है 70% बालू 30% मृतिका, ऑप्शन सी है 50% बालू 50% मृतिका, और ऑप्शन डी है 10% बालू और 90% मृतिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 50% बालू और 50% मृतिका। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, मृदा में अम्लता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूड़ों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है यूरिया एवं फास्फेट का, डोलोमाइट एवं सल्फर का, डोलोमाइट एवं जिप्सम का, डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का, डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 29। ठीक है, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीवाणु हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीवाणु हैं, कौन है। ओसियोलोटोरिया, टाइलोपोथ्रिक्स, एनाबीना, एजिटोबैक्टर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एजिटोबैक्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन है घास हिरण जू शेर, घास जू हिरण शेर, घास हिरण शेर जू, घास शेर हिरण फिर जू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहले घास फिर हिरण उसके बाद शेर फिर जू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।